हेलो स्टैंडर्ड 8 अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोन्स चैप्टर नंबर 10 का। द फिजिकल मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल चेंजेस दैट अकर एट द एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। हमारी एडोलसेंस एज में जितने भी फिजिकल मेंटली इंटेलेक्चुअली इमोशनली चेंज आते हैं वो सब हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ। हार्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। दे एक्ट एज ए मैसेंजर, वो एक मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं। सो दे आर टीम्ड एज द केमिकल मैसेंजर ऑफ द बॉडी, जो कि केमिकल मैसेंजर की तरह बॉडी में काम करता है। द हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। उनकी बॉडी में, हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। अब हम जानते हैं कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। लेट अस नो द हाउ द एंडोक्राइन सिस्टम फंक्शन। अब हम जानते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम काम कैसे करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है उनमें नलियाँ नहीं होती हैं, इसीलिए डायरेक्टली हार्मोन को ब्लड में छोड़ देती है। हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड सर्कुलेशन। ये हार्मोन ब्लड के साथ घुल करके ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर दैट कैरी इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन। हार्मोन्स ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन होती है। A hormone reaches a specific body part such as an organ, tissue or cell where the message to be sent. Such a body part is called the target site. The target site respond to the hormone. ये हार्मोन जब भी किसी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पर पहुंचता है जहाँ पर इसको पहुंचना होता है जिस मैसेज पे, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? टारगेट साइट बोलते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन। वो टारगेट साइट जो है वो उस हार्मोन को क्या करती है? रिस्पॉन्ड देती है। उसके अकॉर्डिंगली जो हमारी बॉडी में चेंजेस आने चाहिए वो आते हैं। अब डू यू नो में क्या लिखा हुआ है? अवर बॉडी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। हमारी बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशन विद द हेल्प ऑफ द डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो भी सिक्रेशन होता है वो डक्ट या नलियों की मदद से होता है। वो कुछ भी छोड़ती है तो नलियों में छोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल द सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा इन द माउथ। जिस तरह से सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सलाइवा को मुंह में सीक्रेट करती है। सिमिलरली द डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट टू रिलीज देयर सीक्रेशन वेयर दे आर रिलीज नीडेड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनमें नलियाँ नहीं होती है अपने सीक्रेशन को रिलीज करने के लिए जहाँ जरूरत होती है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसी कारण से इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनमें नलियाँ नहीं होती, डायरेक्ट ब्लड में जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। दे रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओवेरीज एंड टेस्टिस आर एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ओवेरी और टेस्टिस जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ये हम पढ़ेंगे। रोल ऑफ द हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हार्मोन क्या रोल करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए? द हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द एडोलसेंट। एडोलसेंट में रिप्रोडक्टिव फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हार्मोन एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इन अदर वर्ड्स द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी इज कंट्रोल बाय द हार्मोन्स। हमारी जो प्यूबर्टी जब चालू होती है उसको कंट्रोल करने का काम हार्मोन करते हैं। टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। टेस्टिस जो होती है वो मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती है। ओवरीज जो होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन्स सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है वो उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स मैनी हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन को सीक्रेट करती है। वन ऑफ दैट इज कॉल्ड द इनिशियलाइजिंग हार्मोन। इनमें से एक हार्मोन होता है इनिशियलाइजिंग हार्मोन जिसको एलएच कहते हैं। एलएच स्टिमुलेट एंड टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज द ओवा स्पर्म एंड ओवा। इसमें एलएच जो होती है वो एलएच जो होती है ल्यूटेनिजाइन हार्मोन्स जो होता है ये टेस्टिस और ओवरीज को कंट्रोल करने का काम करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स एंड एस्ट्रोजन द फीमेल। जो ये टेस्टिस को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को और एस्ट्रोजन को कंट्रोल करते हैं। अनदर हार्मोन डेवलप मेमोरी ग्लैंड्स इनसाइड द ब्रेस्ट। दूसरे जो हार्मोन होते हैं मेमोरी ग्लैंड करती है, ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड्स होती है वो डेवलप करती है। द सीक्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल। जो सेक्स हार्मोन होते हैं उन्हीं के कारण जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल और फीमेल में वो डेवलप होते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव फेज लाइफ क्या होती है? एडोलसेंस बिकम कैपेबल ऑफ द रिप्रोडक्शन व्हेन टेस्टिस इन द बॉयज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म
एंड द ओवरीज इन गर्ल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ओवा। जो एडोलसेंट जब कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन, जब बॉयज़ में जो टेस्टिस जो होती है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और गर्ल्स में जो ओवरीज है वो ओवा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। इन वुमेन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबर्टी 10-12 एज एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। वुमेंस में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो 10 से 12 साल की उम्र में चालू हो जाती है, और ये लास्ट में 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक रहती है। द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग जेमेटी लास्ट फॉर ए मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स दैन इन फीमेल्स। फीमेल में जो जेमेटी प्रोड्यूस करने की क्षमता जो है वो मेल में फीमेल से ज़्यादा होती है। इन मैन द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिंस एट प्यूबर्टी 14 to 15। मैन में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो 14 to 15 ईयर्स में स्टार्ट होती है, लास्ट एज लॉन्ग एज इज हेल्दी थ्रू आउट हिज लाइफ। और जीवन में जब तक रहती है तब तक कि वो हेल्दी रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डू यू नो। इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। कंट्री में जो लीगल एज है मैरिज के लिए हमारे देश में वो 18 साल है लड़कियों की और 21 साल बॉयज़ की। द गर्ल्स यंगर दैन 18 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली फॉर मदरहुड। क्योंकि 18 साल से जो छोटी लड़की होती है वो प्रिपेयर नहीं होती है और मेंटली मदरहुड के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कैन कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन बोथ मदर एंड द चाइल्ड। जल्दी शादी और जल्दी माँ बनना बच्चे और माँ दोनों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC, द सेक्सुअल साइकिल ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जो वुमेन में जो सेक्सुअल साइकिल चलता है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। फर्स्ट, when a girl reaches puberty at the sex hormone estrogen causes either of the ovaries to release an ovum into the fallopian tube once in the about 28 to 30 days. The release of ovum from the ovary is called the ovulation. जब एक लड़की प्यूबर्टी एज पे पहुंचती है तो सेक्स हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन, उसके कारण कोई भी है दोनों में से एक ओवरीज ओवा रिलीज करती है फैलोपियन ट्यूब में 28 से लेकर 30 डेज के बीच में। इस ओवा के रिलीज होने को ओवुलेशन कहते हैं। Point number 2, during this period the inner lining wall of the uterus becomes thick and spongy and full of the tiny blood vessels and prepare itself to receive the egg. इस समय जो हमारे यूटेरस की जो वॉल्स हो जाते हैं मोटी हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल से भर जाती है, वे एग को रिसीव करने के लिए तैयार होती हैं। इन केस द मैच्योर एग गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब। अगर एक केस में मैच्योर एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से, और जब वो फर्टिलाइज ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में द फर्टिलाइज्ड एग सेल बिगिंस टू डिवाइड टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। वो फर्टिलाइज्ड एग क्या करता है, अपनी सेल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और एम्ब्रियो में बन जाता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। वो एम्ब्रियो जो होता है वो यूटेरस की लाइनिंग में चिपक जाता है। दिस रिजल्ट इज प्रेगनेंसी, इसको हम प्रेगनेंसी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ़ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता है ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म ना पहुंच पाने के कारण देन द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज नाउ लॉन्गर नीडेड। उस समय जो हमारी यूटेरस की वॉल जो मोटी और सॉफ्ट हो जाती है वो लंबी समय तक नहीं रह पाती है एंड हैंस इट ब्रेक्स, वो टूट जाती है। सो द थिक एंड सॉफ्ट इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद द ब्लड, यूटेरस की जो मोटी लाइनिंग होती है वो ब्लड के साथ डेड ओवम कम्स आउट द वजाइना, और जो डेड ओवम है वो वजाइना से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग की फॉर्म में, कॉल्ड मेनिस्ट्रुएशन, इसे मेनिस्ट्रुएशन कहते हैं। मेनिस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। मेनिस्ट्रुएशन जो होता है 3 से 5 दिन का होता है। मेनिस्ट्रुएशन साइकिल को समझते हैं। मेनिस्ट्रुएशन ओवा का मेनिस्ट्रुएशन होता है, इसमें रिलीज करता है एक ओवेरी फैलोपियन ट्यूब में ओवा को, फिर वो जो ऑरेंज लाइन में लिखा है इससे क्या यूटेरस की वॉल इस समय क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है उस ओवा को लेने के लिए। अगर फर्स्ट केस में क्या होता है, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो ब्रेकिंग ऑफ द थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग, अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो जो थिक और जो सॉफ्ट लाइनिंग होती है यूटेरस की टूट जाती है। ये जो यूटेरस अलॉन्ग विद द ब्लड एंड डेड ओवम कम्स आउट ऑफ द वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आते हैं, इज कॉल्ड मेनिस्ट्रुएशन। मेनिस्ट्रुएशन हो जाने के खत्म होने के बाद वापस हमारी वॉल्स क्या हो जाती है, मोटी होने लगती है। दूसरा, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो मेनिस्ट्रुएशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फर्टिलाइजेशन एग्स डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, फर्टिलाइज जो एग है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होता है एंड देन इनटू द फर्टस, और फिर फर्टस बन जाता है। पॉइंट है, व्हेन मेनिस्ट्रुएशन इज ओवर, जब मेनिस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस स्टार्ट बिल्डिंग अप अगेन, जो इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की दोबारा बनना स्टार्ट हो जाती है, सो दैट इट में बिकम्स रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट ओवम। नेक्स्ट ओवा को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाती है। इन केस इफ इट डज नॉट गेट फर्टिलाइजेशन, अगर ये एग फिर से फर्टिलाइज नहीं होता है, मेनिस्ट्रुएशन साइकिल अकर्स इन द वुमेन आफ्टर 28 to 30 days till the time ovum get fertilized।
ये केस ये एमेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो वुमेन्स में 28 से लेकर 30 डेज़ का जो साइकिल होता है। फिफ्थ, इफ द वोम गेट फर्टिलाइज, अगर वोम फर्टिलाइज होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, एंड द फीमेल गेट्स प्रेग्नेंट, और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। द फर्टिलाइज्ड एग्स गेट एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एम्बेडेड चिपक जाता है यूटेरस में डेवलपमेंट के लिए, एज वी हैज लर्न्ड इन चैप्टर 9, जैसा कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। अभी मेनर्जी और मेनोपॉज क्या होता है? द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी इन द वुमेन इज कॉल्ड द मेनर्जी। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल। मेनर्जी जो होता है वो पहला मेंस्ट्रुएशन फ्लो जब प्यूबर्टी के एज के टाइम स्टार्ट होता है उसे मेनर्जी बोलते हैं। ये बताता है कि फीमेल में रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो गई है। द स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन फ्लो एट द एज बिटवीन 45 to 50 ईयर्स इन फीमेल्स। मेंस्ट्रुएशन जो फ्लो है कब रुकता है? 45 से लेकर के 50 ईयर्स तक के बीच में ये बंद हो जाता है, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ए सेक्स बेबी, से एक बेबी के सेक्स का कैसे पता लगाते हैं? वी नो द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एवरी सेल। अगर जो क्रोमोसोम्स पर हम जानते हैं कि क्रोमोसोम हर सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट कैरी इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द जीन्स। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो जीन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करते हैं। ऑल द ह्यूमन बींग्स वी हैव 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ देयर सेल्स। जितने भी इंसान होते हैं उनके अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के न्यूक्लियस में, उनकी सेल के। Out of these 46 chromosomes, 44 are called the autosomes, and autosomes are identical in the male and female. 46 क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम्स होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं। रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। जो बाकी के जो क्रोमोसोम बच जाते हैं उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम को हम एक्स और वाई क्रोमोसोम कहते हैं। इन फीमेल द सेल्स कंटेन 2 आइडेंटिकल एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं आइडेंटिकली एक जैसे एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सो द सेक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। इसलिए फीमेल्स में इन क्रोमोसोम को एक्स एक्स से दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेड एज एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम को हम एक्स और वाई क्रोमोसोम कहते हैं। इन फीमेल द सेल्स कंटेन 2 आइडेंटिकल एक्स क्रोमोसोम। फीमेल में जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं आइडेंटिकली एक जैसे एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सो द सेक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। इसलिए फीमेल्स में इन क्रोमोसोम को एक्स एक्स से दिखाते हैं। इन मेल द सेल कंटेन्स 2 डिफरेंट क्रोमोसोम एक्स एंड वाई। मेल्स में सेल्स जो होते हैं 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स कैरी करती हैं, एक्स और वाई। सो द सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स वाई। इसलिए सेक्स क्रोमोसोम जो मेल्स में होता है एक्स वाई से रिप्रेजेंटेड होते हैं। Each gamete contains only one sex chromosome, and egg always contain X chromosome, whereas a sperm may contain either X or Y chromosome. हर जैमेटी जो उसके अंदर एक सेक्स हार्मोन होता है, एक एग ऑलवेज कंटेन एक्स क्रोमोसोम जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। वेयर जो स्पर्म मेल जैमेटी में कंटेन इधर एक्स और वाई क्रोमोसोम। जो स्पर्म मेल जैमेटी जो होता है उसके अंदर या तो एक्स होता है या वाई होता है। इफ द स्पर्म कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, अगर स्पर्म जो है वो एक्स क्रोमोसोम लेकर के एग को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। जाइगोट में 2 एक्स हो जाते हैं। इट विल डेवलप इनटू फीमेल चाइल्ड, वो फीमेल चाइल्ड में डेवलप होता है। द स्पर्म कैरिंग द वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द जाइगोट वुड हैव 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। अगर स्पर्म वाई क्रोमोसोम के साथ एग को फर्टिलाइज करता है तो 2 क्रोमोसोम हो जाता है उसमें एक्स और वाई। इट विल डेवलप इनटू मेल चाइल्ड, ये मेल चाइल्ड में डेवलप होता है जैसे कि डायग्राम में बताया है। सो द सेक्स ऑफ ए बेबी टोटली डिपेंड ऑन द फादर्स स्पर्म नॉट ऑन द मदर्स एग। इसीलिए बेबी का जो सेक्स है वो डिपेंड करता है टोटली फादर के स्पर्म के ऊपर, ना कि माँ के एग के ऊपर। द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज नॉट करेक्ट। इसीलिए जो कहते हैं कि माँ रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चे के सेक्स के लिए, वो करेक्ट नहीं है।